हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आप देख रहे हो वन शॉट वीडियो ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सारा चैप्टर इसी वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ द सीबीएसई, राइट। जो कि आपके 2021 में एग्जाम्स होंगे, उनमें ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस ये सारे टॉपिक्स कट चुके हैं आपके सिलेबस में से। अक्रेंस ऑफ मेटल के अंडर ये जितने भी सब टॉपिक्स थे ये सारे कट चुके हैं। एंड जो क्रोजन था उसके अंडर बेसिकली ये प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन होता है ना, ये भी कट चुका है, राइट। सो इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना, क्लियर। सो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 118। वी हैव 118 नोन एलिमेंट्स, क्लियर। इन 118 एलिमेंट्स में से मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स। ये पिंक कलर में जैसे यहाँ पे शो किए हुए हैं इस पीरियोडिक टेबल में, वो सभी मेटल्स हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सभी मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इधर हम बात करें राइट हैंड साइड पे, जो ये ब्लू कलर में जैसे शो किए हुए हैं एलिमेंट्स, ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आप अक्सर डील करते रहते हो, राइट, केमिस्ट्री में, ब्रोमीन वगैरह, है ना। ये नॉन मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने ना तो मेटल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है, ना हमने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। हमने उनकी अलग से कैटेगरी बना दी है बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं, राइट। ना तो हम उनको प्रॉपर्ली मेटल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ना उनको नॉन मेटल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने अलग से उनके लिए कैटेगरी बना रखी है, मेटलॉइड्स। क्लास 10th में आपको इन मेटलॉइड्स के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हमको डिटेल में जस्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे मेटल्स या नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल्स और कौन कौन से नॉन मेटल्स कौन सी स्टेट में लाई करते हैं, ठीक है। कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन गैसेस होता है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम हाईलाइट करेंगे। सॉलिड्स को हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे, राइट, लिक्विड्स को येलो से और गैसेस को ब्लैक कलर से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। कौन सा ऐसा मेटल है जो गैस होता है? कोई भी नहीं, है ना। कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर क्या हो? गैस हो, ठीक है। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है? एंड आंसर इज सभी एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, दैट इज द मर्करी। ये रहा मर्करी, राइट। लिक्विड्स को हम येलो कलर से हाईलाइट करेंगे। मर्करी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। बाकी सभी मेटल्स आप देख रहे हो कितने सारे हैं, ये सभी क्या हैं? ये सॉलिड्स हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। सो मेटल्स का तो याद रखना बहुत ईजी है। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। सबसे पहले देखते हैं कि गैसेस कौन कौन सी होती हैं। गैसेस को हम ब्लैक कलर से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, हाइड्रोजन, राइट, इट इज अ गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, राइट। सबसे कम अगर रिएक्टिविटी है तो वो इनकी है। वाई? बिकॉज इनका ऑक्टेट पूरा है ना। इनको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के साथ रिएक्ट करने की? ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट करेंगी, क्लियर है। इसके अलावा जो गैसेस हैं, फ्लोरीन इज़ अ गैस, राइट, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, नाइट्रोजन इज़ अ गैस, क्लोरीन इज़ अ गैस रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। हाँ, ये सभी गैसेस होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं सॉलिड्स की, राइट। सॉलिड्स को एनसर्कल करेंगे रेड से। कार्बन इज़ अ सॉलिड, फॉस्फोरस इज़ अ सॉलिड, सल्फर इज़ अ सॉलिड, सेलेनियम इज़ अ सॉलिड, आयोडीन इज़ सॉलिड, ठीक है। हाँ, ये सभी जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रह गया लिक्विड, राइट। इकलौता ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड, दैट इज अ ब्रोमीन। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। नाउ यू माइट आस्क, सर बाकी तो आपने सारे एनसर्कल कर दिए, इस एस्टेटाइन को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, यहाँ पे देखना, अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करोगे ना कि एस्टेटाइन है वो क्या चीज़ है, वो नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, तो आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। कुछ ऑथर्स इसको मेटलॉइड मानते हैं और कुछ ऑथर्स इसको नॉन मेटल भी मानते हैं, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि इसको क्या माना जाए। आई थिंक सो इसको मेटलॉइड ही कंसिडर करना चाहिए हमको भी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं कि इसको हम नॉन मेटल मान सके, ठीक है। सो इसको कंसिडर करो कि ये मेटलॉइड है। बाय द वे, अगर आपको इसकी स्टेट जाननी है तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होता है, ठीक है। बट इसको कंसिडर करते हैं हम कि दिस इज अ मेटलॉइड। नाउ सपोज आपके पास कोई मटेरियल है जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। कैसे पता कर सकते हो? सबसे इजी वे क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो लस्ट्रस होते हैं,
राइट। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी होते हैं, है ना, उनकी एक चमक होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, कितना शाइन कर रहा है ये जो नट एंड बोल्ट्स हैं, ये मेटल से बने हुए हैं, इसी वजह से इनकी एक लस्टर है। अदर देन दैट मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है जब उनको हम हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से जो ये बेल्स होती हैं, है ना, जो ये घंटियाँ हैं, ये किससे बनाई जाती हैं, ये मेटल से बनाई जाती हैं। आपको नॉन मेटल की बेल नहीं दिखाई देगी कहीं पे, ठीक है। अदर देन दैट जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी वजह से जैसे ये पैन है, जब ये गर्म होगा इसकी हीट यहाँ पे हैंडल में भी ट्रांसफर होगी, है ना, इसीलिए यहाँ पे हैंडल के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ाई होती है, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की, जैसे कोई प्लास्टिक वगैरह हो गया, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, राइट, शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स मोस्टली काफ़ी डल होते हैं। हाँ, जो सॉलिड्स नॉन मेटल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, उनकी बहुत ज़्यादा लस्टर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर भी नहीं होते, यूजली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस भी नहीं होते वो, और कोई शाइन भी उनकी जनरली नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ये बना हुआ है कार्बन से, है ना, इट इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये हमने कवर किया था हमारी पिछली वीडियो में, वन शॉट वीडियो हमने कवर की थी ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा चैप्टर हमने एक वीडियो में कवर किया है उसमें भी, क्लियर। सो जो डायमंड होता है दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, इट इज प्योरली कार्बन, कार्बन के अलावा इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। लेकिन हमने तो बोला था जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी डल होते हैं, उनकी कोई शाइन नहीं होती, लेकिन इसकी तो बहुत ज़्यादा शाइन है, देख रहे हो कितना लस्ट्रस है। सो ये एक एक्सेप्शन है, राइट। जो डायमंड होता है इट इज ऑल्सो लस्ट्रस, लेकिन बिकॉज यू कैन सी सोनरस नहीं है ये, है ना, इसको अगर आप फिट करोगे किसी चीज से तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली इट इज वेरी वेरी बैड कंडक्टर, ठीक है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को भी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी बैड कंडक्टर, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें इसके पास नहीं है, सिर्फ लस्टर इसके पास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ नॉन मेटल। डायमंड के अलावा एक तो एग्जांपल्स हमारे पास और हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी लस्टर होती है, और इसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी लस्टर होती है। ग्रेफाइट यूज होता है जो ये पेंसिल का सिक्का है ना, इसमें दिस इज द ग्रेफाइट, ठीक है, एंड दिस इज द आयोडीन। ये दोनों ही नॉन मेटल्स ऐसी हैं जिनकी लस्टर होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये एक्सेप्शनल केसेस है ना। जनरली नॉन मेटल्स सारी डल होती हैं, उनकी कोई ज़्यादा शाइन नहीं होती, लेकिन ये जो डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया, ये स्पेशल केसेस हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जितने भी स्पेशल केसेस होते हैं मैंने मेंशन करे हुए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखो, मेटल्स की अगर बात करें, वो जनरली सेइंग काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन लेड और मर्करी ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अदर देन दैट जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको आप नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हो, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। अदर देन दैट जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मर्करी क्या होता है, लिक्विड होता है, इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, राइट। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, है ना, दैट मीन्स उनकी आप शीट्स बना सकते हो। अदर देन दैट मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनकी आप वायर्स बना सकते हो, लेकिन जिंक हो गया, मर्करी हो गया, है ना, इनकी आप शीट्स या फिर वायर्स नहीं बना सकते, ये मेलिएबल या डक्टाइल नहीं है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वाई, बिकॉज हम बोल रहे हैं ना रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होते हैं, दैट मीन्स अगर उनको हमको मेल्ट करना है, अगर उनको लिक्विड बनाना है तो हमको बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको मेल्ट करने के लिए। लेकिन जो गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, राइट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, दैट मीन्स थोड़ी बहुत हीट इनको देंगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं, इवन अगर आप इनको हाथ पे रखोगे, राइट, तब भी ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मेटल्स। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करें, देखो जनरली ये लस्ट्रस नहीं होती है ना, बहुत डल होती है, इनकी शाइन नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शंस है हमारे पास, आयोडीन, ग्रेफाइट, इनको तो हमने देखा भी था पहले, राइट। देन
हार्डनेस की बात करेंगे तो अगेन नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं जनरली, लेकिन जो डायमंड है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है, राइट। और क्या ज़बरदस्त एक्सेप्शन है, बिकॉज डायमंड की अगर हम बात करें ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल्स है, राइट। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगेन देखो नॉन मेटल्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं जनरली सेइंग, राइट, लेकिन ग्रेफाइट इज़ एन एक्सेप्शन, और ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्शन है, राइट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। देन लास्ट इकलौती नॉन मेटल जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज द ब्रोमीन, ठीक है। सो ये स्पेशल केसेस हैं आपके पास, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स पे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, राइट। इसके अंदर जैसे आपको ये 4 टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी होती हैं, बर्निंग इन द एयर, रिएक्शन विद द वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद द सॉल्यूशंस ऑफ द सॉल्ट्स, राइट। सिर्फ ये 4 टाइप्स की रिएक्शंस हैं, है ना, और बहुत इजी हैं। वाई? बिकॉज ये सब आप पढ़ चुके हो इन अ सेंस पहले और सेकंड चैप्टर में, जो जो भी इसमें यूज़ होना है वो आपको आता होगा, अगर आप पहले और दूसरे चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको नहीं आता है पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से, फिर आपको ये पार्ट डिफिकल्ट लग सकता है, राइट। सबसे पहले देखो ओवरव्यू लेके चलते हैं कि इन रिएक्शंस में क्या है, देन हर रिएक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में। पहली रिएक्शन बर्निंग इन द एयर, देयर इज अ मेटल, उसको आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से आई? बिकॉज बर्निंग इन एयर ये क्या है, कंबशन रिएक्शन है ना, और कंबशन ऑक्सीजन के बिना तो होती ही नहीं है ना, राइट। सो मेटल को हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? कॉमन सेंस सी बात है ना, मेटल ऑक्साइड ही तो बनेगा, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, राइट। दिस इज द मेटल, दिस इज द ऑक्सीजन, सो मेटल ऑक्साइड, राइट। देन द सेकेंड रिएक्शन मेटल प्लस वाटर। अब देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये मेटल जो है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है ना, तब क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा क्या बचा? मेटल ऑक्साइड, है ना, जो ये मेटल है ये यहाँ पे आ जाएगा ना हाइड्रोजन की जगह, सो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ पे। सो मेटल ऑक्साइड यही तो मिल रहा है सेकेंड रिएक्शन में, देखो, राइट। मेटल प्लस वाटर क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वेरी इजी। बाय द वे हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? पॉप टेस्ट से, राइट, आपको पता होना चाहिए। पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट में क्या करते हैं, जस्ट एक मैच स्टिक लेके जाएंगे उसके पास और हमको पॉप की आवाज आएगी, राइट, जैसे बोतल ओपन करते होते हैं ना किसी बोतल ओपनर के साथ, वैसी साउंड आती है जब हम हाइड्रोजन गैस के पास फ्लेम लेके जाते हैं, क्लियर। देन द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद द एसिड्स, लेट्स से दिस इज अ मेटल, इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया, मान के चलते हैं HCl है वो, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। अब यहाँ पर भी आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। देखो एक तो मेटल यहाँ पे अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और क्या बना देगा यहाँ पे, मेटल क्लोराइड, राइट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, इट इज अ सॉल्ट। उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन तो इवॉल्व हो चुकी है ना, हाइड्रोजन को मेटल ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। वेरी सिंपल, राइट। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कोई ना कोई सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही होगी, वेरी इजी। देन द लास्ट रिएक्शन, ये तो आपको वैसे ही पता है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, राइट। लेट्स सपोज देयर इज अ मेटल और इसको आप रिएक्ट कर रहे हो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से, राइट, दैट मीन्स ये एक्वस सॉल्यूशन है। दिस इज आयरन, ये तो सॉलिड ही है, बिकॉज आयरन जो है ये क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। कैसे पता लगा? रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनाएगा? देखो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, कॉपर तो यहाँ से हट गया, आयरन सल्फेट बन गया ना, सो FeSO4 प्लस कॉपर, ये कॉपर जो है इट इज सॉलिड, और जो आयरन सल्फेट होगा ये क्या होगा, ये एक्वस होगा, ठीक है। सो फोर्थ रिएक्शन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमको, इजी है ना, ठीक है। अब हम इन सभी रिएक्शंस को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी हैव द बर्निंग इन द एयर, मेटल्स को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO,
है ना, ये तो आपको आता होगा, वैलेंसी वगैरह निकालनी 9th क्लास में होती है ये तो, राइट। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की भी बात करेंगे। कॉपर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। दैट मीन्स अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो क्या हो जाएगा, फुली फिल हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन इसके पास -2, राइट। यहाँ पे भी क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। ऑक्सीजन इज -2, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे क्या बनेगा, Al2O3, राइट। दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी सिंपल, जस्ट आपको इतना सा काम करना है इस रिएक्शन में, ठीक है। सो जब भी हम मेटल्स को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड। क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? एंड द आंसर इज दिस कि ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, राइट। बिकॉज आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा ये भी कि जो कॉपर होता है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। और इसका कलर कैसा होता है कॉपर ऑक्साइड की लेयर का, ब्लैक इन कलर, राइट। उसकी वजह से जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं उन पे क्या आ जाती है, टार्निशिंग, है ना। कॉपर के यूटेंसिल्स टार्निश्ड हो जाते हैं। और उसको क्लीन कैसे करते थे हम, लेमन जूस के साथ, पढ़ा होगा आपने ये, राइट। बिकॉज जो लेमन जूस है दैट इज एसिडिक, और जो ये कॉपर ऑक्साइड है इट इज बेसिक। एसिड प्लस बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एंड क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होगी, है ना, कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। सिमिलरली जनरली सेइंग जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ही होते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली सेइंग क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये स्ट्रेंज है, ठीक है। इसको आप सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ दिस इज बेसिक, राइट। बिकॉज ये डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रिएक्शंस, राइट, अलग अलग नेचर दिखाता है। किसी में एज एसिडिक नेचर दिखाएगा, किसी में ये बेसिक नेचर भी दिखाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, राइट। लेट्स से, ठीक है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे पहली रिएक्शन, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड से, राइट। देखते हैं क्या बनाएगा। एक तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है वाटर, राइट। दिस इज द हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, सो वाटर बनेगा। उसके अलावा एल्यूमिनियम और क्लोरीन से यहाँ पे बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज -1, दिस इज +3, सो AlCl3, राइट। दिस इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। दिस इज अ सॉल्ट, देखना कितना इंटरेस्टिंग है। दिस इज द वाटर, है ना। दैट मीन्स अगर एसिड है और ये किसी चीज़ से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, दैट मीन्स ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट मस्ट बी बेसिक, है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक होना चाहिए, तभी बेस प्लस एसिड यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में देखना क्या होगा, दिस इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वाटर यहाँ पे भी बनता है, उसके अलावा यहाँ पे बनता है एक और सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, दिस इज वाटर। यहाँ पे बेस है, किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करके ये सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, दैट मीन्स जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट मस्ट बी एसिडिक। एसिड प्लस बेस ही तो मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली हम बोल रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक है, इसके अकॉर्डिंगली हमको लग रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक है। दैट मीन्स इसके ड्यूल नेचर है ना, ये बेसिक नेचर भी रखता है, ये एसिडिक नेचर भी रखता है। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग इसका नेचर हमको देखने को मिल सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, इसका ड्यूल नेचर है। सिमिलरली जो जिंक ऑक्साइड है दैट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्पल्स दोनों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। क्लियर। देन अवर सेकंड रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द वाटर। जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल है, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम बिकॉज हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐसे थोड़ी लिखेंगे, AlO। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3, राइट, ठीक है। सो Al2O3, दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे कैसे पता लगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है,
इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। आई होप सो आपने ये लर्न करी होगी, राइट। इसमें ये जितने भी सारे मेटल्स हैं, इसका ऐसा सिस्टम होता है ना, जो नीचे की तरफ जो ये मेटल्स हैं, राइट, ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, और जो ऊपर की तरफ मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे ऐसे काम कर रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे इस सीरीज में, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी इन एलिमेंट्स की। याद कैसे रखते हैं इनको? इस निमोनिक की हेल्प से। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। बहुत ईजी है याद रखना, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए रखा हुआ है, और कार्बन भी, ये दोनों मेटल्स नहीं है, राइट। उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में सारे मेटल्स हैं, है ना। जस्ट आपको पहला पहला लेटर याद रखना होता है। जैसे देखो प्लीज पी से है, सो पी से पोटाशियम होगा, स्टॉप एस सोडियम, राइट। देन कॉलिंग सी, सी से कैल्शियम। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। क्यों किया? बिकॉज एल्यूमिनियम कहाँ पे है इस लिस्ट में? एल्यूमिनियम ये रहा, एंड हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये रही, है ना। आप क्लियरली देख रहे हो हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है ना एल्यूमिनियम। दैट मीन्स एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। इसीलिए एल्यूमिनियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, राइट, यहाँ पे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन पाया। अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर। इस केस में देखो क्या होगा। पहले तो वही सिस्टम, सोडियम भी अगर हम बात करेंगे, सोडियम कहाँ पे है? इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, सो इजीली क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो चुकी है, और यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम इज +1, ऑक्सीजन इज -2, सो Na2O, ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वाली रिएक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं होती ठीक है। इस वाले केस में ये रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो गई थी। वाई? बिकॉज जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, ये फर्दर सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, राइट। देखो इस टेस्ट ट्यूब में हम लेट्स सपोज रिएक्शन कर रहे थे इस एल्यूमिनियम की, राइट, वाटर के साथ। सो यहाँ पे लेट्स सपोज ये एल्यूमिनियम था थोड़ा सा राइट, यहाँ पे वाटर रखा हुआ आपने, और जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो यहाँ पे बना लेट्स से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या फर्दर वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकता? एंड द आंसर इज नो, ये सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये सोडियम ऑक्साइड बना, इट इज वाटर सॉल्युबल, और ये क्या करेगा, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। ये जो सोडियम ऑक्साइड बना, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये सिर्फ उन मेटल ऑक्साइड्स के साथ होगा जो वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे कि जो सोडियम ऑक्साइड हो गया, जैसे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये वाटर सॉल्युबल है, राइट। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, फर्दर डिसॉल्व करके वाटर में क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसीलिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना हुआ है, देखो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुना हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सुना हुआ है। ये सारे क्यों हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं? बिकॉज जो उनके मेटल ऑक्साइड्स थे वो वाटर सॉल्युबल थे, इसीलिए उन्होंने वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। सो वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि हर मेटल के केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि उसने सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन की और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे दिया आपको। जैसे कि लेट्स सपोज एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेते हैं हम, एल्यूमिनियम प्लस वाटर। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एल्यूमिनियम ने H2 के साथ रिएक्शन करके बनाया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई। नो, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो तो कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, राइट, उनको क्या चाहिए होता है, हॉट वाटर। जैसे कि मैग्नीशियम की बात कर लूँ मैं, राइट। उसके बाद जो उससे भी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इनको रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होती है, इनको स्टीम चाहिए होती है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे लेकिन स्टीम की फॉर्म में करेंगे, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टेबल। यहाँ पे मैंने सभी मेटल्स का नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा मेटल्स किस फॉर्म में रिएक्ट करता है। देखो पोटाशियम और सोडियम, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये क्या है, ठंडे पानी से भी बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, है ना। यूट्यूब पे जाके सर्च करना सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, इट इज़ वेरी एक्सप्लोजिव, राइट। देन द कैल्शियम, कैल्शियम बिकॉज थोड़ा सा कम रिएक्टिव है इन दोनों से, राइट। रिएक्ट तो कर जाएगा ठंडे पानी के साथ, बट जो रिएक्शन होगी इट विल बी लेस विग्रस, क्लियर। देन द मैग्नीशियम, ये और कम रिएक्टिव है, इसलिए इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर ओनली। इसको गर्म पानी चाहिए, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, बिकॉज ये और कम रिएक्टिव है, राइट। इनको थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए,
ठीक है। सो अगर इनको स्टीम मिलेगी सिर्फ ये तभी रिएक्शन देंगे, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जितने भी मेटल्स हैं, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, बिकॉज ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं स्टीम के साथ बिल्कुल भी। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल वाटर के साथ किस फॉर्म में रिएक्ट करता है। क्लियर। देन वी हैव द रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विद द एसिड्स। मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, देन हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो हियर वी हैव द जिंक, हियर वी हैव द डाइल्यूट HCl, दैट मीन्स ये एक्वस फॉर्म में होगा, है ना। हमारे पास क्या बनेगा, जिंक देखो क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड बना देगा, है ना। यहाँ पे ये सॉल्ट मिल गया हमारे पास और हाइड्रोजन गैस इसने डिस्प्लेस कर दी है। वेरी सिंपल, बिकॉज जिंक ज़्यादा एक्टिव था हाइड्रोजन से, सिर्फ इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाया। इस चीज़ का ध्यान देना, राइट। नेक्स्ट आयरन प्लस डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे भी देखो आयरन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, बिकॉज ज़्यादा एक्टिव है आयरन हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पे भी आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को कर देगा डिस्प्लेस, राइट। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और आयरन क्या करेगा, एस सल्फेट आयन से बॉन्डिंग बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, राइट। दिस इज अ सॉल्ट, अगेन दिस इज एक्वस, एंड ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा बिकॉज इट इज डाइल्यूट, है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें वाटर एडिड है। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट केस कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। अब कॉपर की अगर बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ना, दिस इज द कॉपर, हाइड्रोजन से नीचे है वो, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, कॉपर यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो कोई रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब जो ये आखिरी रिएक्शन है आयरन विद डाइल्यूट HNO3, ये सबसे अलग होने वाली है। इसके केस में ऐसा नहीं होगा, राइट, कि आयरन नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, बिकॉज दस डाइल्यूट HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, उसको ऑक्सीजन देकर, राइट। इसमें ऑक्सीजन अगर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन में तो क्या बनेगा, वाटर, राइट। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में हमको वाटर देखने को मिलता है, ना कि हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड करती है, राइट, आयरन नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द वाटर। ठीक है, सो ये एक एक्सेप्शन है। जनरली ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ, कि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बट नाइट्रिक एसिड के केस में जनरली हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब मैं यहाँ पे जनरली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इस एक्सेप्शन की फर्दर कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट। अगर मैं कुछ लेट्स से रिएक्टिव मेटल्स लूँगा, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इनके केसेस में हाइड्रोजन ही निकलती है, राइट। इनके केसेस में वाटर नहीं देखने को मिलेगा, राइट। सो ये एक्सेप्शन की फर्दर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अवर फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, राइट। जैसे कि जिंक एक मेटल है, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से, जैसे कि आयरन का एक सॉल्ट है आयरन सल्फेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन, राइट। ये आपको जनरली पता होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो यूजुअली एक्वस फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। सो जिंक ने रिएक्ट किया आयरन सल्फेट से, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक, है ना। आयरन कम रिएक्टिव है, दैट मीन्स जिंक इजीली आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। ये होगा एक्वस, और डिस्प्लेस किसको किया इसने, आयरन को, राइट। सो आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, ये हुआ सॉलिड हमारा। क्लियर। नेक्स्ट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है ना, कॉपर यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है, सो कॉपर तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, सिंपल। नेक्स्ट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, वेरी इजी कोई भी रिएक्शन हो सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, जिंक और कॉपर। देखो जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, दैट मीन्स उसको डिस्प्लेस कर देगा। सो यहाँ पे भी ये सारे जो सॉल्ट सोल्यूशन हैं ये एक्वस हैं, राइट। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बना, ये भी एक्वस होगा, राइट, प्लस कॉपर, इट इज़ सॉलिड, राइट। सो आई होप आपको ये चारों टाइप की रिएक्शंस क्लियर होगी होंगी, बहुत ही ईजी हैं। बिकॉज अब हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेज। नाउ यू माइट आस्क, नोबल गैसेज को अलग से कैटेगराइज क्यों किया, राइट। होती तो ये भी नॉन मेटल्स ही हैं, राइट, एंड द आंसर इज यस, ये भी नॉन मेटल्स ही हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह, लेकिन इनको अलग से मैंने यहाँ पे इसलिए कैटेगराइज किया हुआ है बिकॉज ये इनर्ट होती हैं, ये नॉन मेटल्स के जैसे बिहेव नहीं करेंगी, राइट। ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगी इनफैक्ट, बिकॉज इनको ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्यों, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2,
राइट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2, दैट मीन्स ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल है ये क्या है, फुली फिल्ड है, राइट, इट इज़ फुल। सिमिलरली अगर नियॉन की बात करूंगा, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,8, इसका भी जो एल शेल है ये भी फुल है, राइट। दैट मीन्स ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो पहले से ही क्या है, फुल है, राइट। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों रिएक्ट करते होते हैं, क्यों बॉन्डिंग बनाते होते हैं किसी चीज़ के साथ, ताकि उनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और इनका पहले से ही कंप्लीट है। इसीलिए कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलता है कि हीलियम, नियॉन या कोई भी नोबल गैस किसी के साथ बॉन्डिंग बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेटल्स। मेटल्स की बात करें, ये जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, राइट। यू माइट आस्क वाई, देखो क्यों, इसको भी हम समझ सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्या बनेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3। क्लियरली देख रहे हो इनके पास कितने कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, है ना। दैट मीन्स ये क्या चाहेंगे, ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें किसी को, और जो इनका आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। सिमिलरली अगर नॉन मेटल्स की बात करूंगा, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, जनरली सेइंग, राइट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। देखो क्यों, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, क्लोरीन 2, 8, 10 हो गया और 7, राइट। नाइट्रोजन को यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट, दैट मीन्स ये एक्सेप्ट करना चाहेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं करेगा बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना कोई इजी टास्क नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, राइट, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट, बिकॉज उसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। दैट मीन्स ये क्या है, तीनों देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ना आप एक चीज़ को समझो, यहाँ पे अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं और नॉन मेटल्स जनरली सेइंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, तो ये तो एक दूसरे के लिए परफेक्टली और यू कैन से सूटेबल है ना। मेटल्स डोनर्स हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्टर्स हैं, तो एक दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग बना सकते हैं बिकॉज मेटल्स क्या करेंगे, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, राइट। ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग को जरा एग्जांपल्स लेके समझते हैं, ठीक है, कैसे होती है। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द आयनिक बॉन्डिंग। सोडियम यहाँ पे है मेटल, क्लोरीन इज द नॉन मेटल, राइट। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2, 8, 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सो 2, 8, 7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। क्लियरली देख रहे हो, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, दोनों का ही आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, राइट। सो सोडियम यहाँ पे यही करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, राइट। लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। इसीलिए क्लोरीन यहाँ पे क्या बन चुका है, नेगेटिव आयन, राइट। क्या बोलते हैं नेगेटिव आयन को हम, एनायन, राइट। और सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास पॉजिटिव आयन है, एक हमारे पास नेगेटिव आयन है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, राइट। वाई, बिकॉज जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो ये अट्रैक्शन हो रही है, इस फोर्स को क्या हमने नेम दिया हुआ है, कौन सी फोर्स होती है ये, इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी फैंसी सा नेम है जस्ट इसी चीज़ का, राइट, कि दो चार्जेस हैं एक दूसरे के ऊपर, जो भी वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे यही होएगा, जो यहाँ पे ये सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। इसी वजह से ये दोनों क्या बना लेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इसीलिए बोल रहे हैं ना बिकॉज ये आयन्स हैं, सोडियम पॉजिटिव दिस इज द कैटायन, Cl नेगेटिव दिस इज द एनायन, और इस कैटायन और एनायन में जो अट्रैक्शन हो रही है उसी की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है, क्लियर। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते होते हैं आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल, दिस इज द मैग्नीशियम विच इज द मेटल, दिस इज द क्लोरीन विच इज द नॉन मेटल। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, दैट मीन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 282, राइट। और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी 287। सिमिलरली जो नीचे वाली क्लोरीन है उसकी भी सेम ही रहेगी 287। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वो चाहता है कि डोनेट कर दे, है ना, बिकॉज जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी
8, राइट? दैट मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी वाली क्लोरीन को दे दे, बिकॉज क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 287। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दैट मीन्स क्लोरीन की टेंडेंसी क्या रहेगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है? दैट्स वाई क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को डोनेट करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस वाली क्लोरीन को डोनेट कर देगा, ठीक है? अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा ऐसे, ठीक है, डोनेट करने के बाद आप देख रहे हो एक चीज तो आपको ये दिख रही है कि हाँ इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी अब, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुकी है, 2-8। दैट मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल अब कंप्लीट है। सिमिलरली जो ये दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुकी है, 2-8-8। दैट मीन्स इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। दैट्स वाई अब ये मैग्नीशियम और जो ये क्लोरीन के 2 आयन्स हैं ये मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्डिंग। सो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? क्लियर? सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जो हमने एग्जांपल्स देखी थी। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फिजिकल नेचर। देखो इनका फिजिकल नेचर कैसा है, हमको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सोल्ट, जो नमक हम यूज करते हैं वो सॉलिड ही तो होता है, लिक्विड थोड़ी ना है, वो एक गैस थोड़ी ना है कोई, राइट? इट इज सॉलिड। सिमिलरली कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, सॉलिड ही होगा। उनके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो लिक्विड होगा या गैस होगा, राइट? अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ आयन्स से मिलकर बनी है, अगर आपको पता है कि इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, देन यू कैन बी श्योर कि वो चीज़ क्या होगी, सॉलिड होगी। वाई? बिकॉज देखो जैसे ये सोडियम था, राइट? इट वॉज सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दोनों आयन्स थे, इनकी वजह से बॉन्डिंग हुई थी ना। इनके बीच में क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका नेचर कैसा है यहाँ पे, अट्रैक्टिव, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, राइट? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ये दोनों क्या है, आपस में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर हैं, राइट? इसी वजह से क्या है, सॉलिड। देखो आपको पता होगा ना, अगर लिक्विड्स की मैं बात करूँ उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर 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 होते हैं, राइट? गैसेस में तो और भी दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली हेल्ड टुगेदर होते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वजह से इसका नेचर कैसा है, इट इज सॉलिड। क्लियर? अदर देन दैट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, राइट? दे आर समवट हार्ड बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, स्टिल उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। वाई? अब आप बोलोगे एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये हार्ड होते हैं, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये क्या बात बनी, है ना? देखो होते तो हार्ड हैं वो, राइट? दे आर समवट हार्ड, उसने बोला हुआ है, जैसे यहाँ पे, राइट? दिस इज लेट्स सपोज द लैटिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। जैसे कि दिस इज लेट्स से सोडियम, दिस इज क्लोरीन, देन सोडियम क्लोरीन, ये ऐसे चल रहा है, राइट? एंड ये आयन्स है ना, ऐसे। क्लियर? अब इनके बीच में अट्रैक्शन यहाँ पे प्रॉपर है ना, इसी वजह से ये सॉलिड है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही लेट्स सपोज हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी तो क्या होगा, जो ये लेयर है पूरी, है ना, एटम्स की, ये क्या करेगी, ये मूव कर जाएगी ना टुवर्ड्स दिस साइड। अब जैसे ही ये होगा, जैसे ये लेयर मूव करी, इसको लैटिस बोलते हैं बाय द वे, राइट? इस लैटिस में जैसे ये वाली पहली लेयर मूव करी, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये क्लोरीन नेगेटिव है तो ये भी तो क्लोरीन नेगेटिव ही, अब तो ये सेम सेम हो गए ना आयंस, नेगेटिव और नेगेटिव ही क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, राइट? सिमिलरली दिस इज सोडियम पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या होगी, रिपल्शन होगी, राइट? एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। तो इस वजह से म्यूचुअल यू कैन से रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है, ये पूरी लेयर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है? इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल। अगर हम उस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मैं सोडियम क्लोराइड की अगर एग्जांपल दूं, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 1465 डिग्रीज सेल्सियस। यू कैन क्लियरली सी जो वाटर होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सोल्ट है, इसको अगर हमने मेल्ट करना है तो मेल्ट करने में ही 800 लग रहे हैं, बॉयल तो ये 1465 डिग्री पे जाके होगा वाटर से। दैट मीन्स 14 टाइम्स ज़्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट। यू कैन क्लियरली सी कि कितना हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है। द रीजन अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको मेल्ट या बॉयल करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइट?
सो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा होगा. देन देयर थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन सॉल्ट की. थोड़ा सा आप इसको वाटर में डाल के जैसे मिक्स करते हो ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है. सिमिलरली बाकी के आयनिक कंपाउंड्स भी ऐसे ही हैं, इजीली वाटर में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं. क्यों? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले वाटर का नेचर. देखो जो वाटर होता है H2O, इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, है ना. लेकिन पोल्स तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं होते. वाटर में पोल्स कहाँ से आए, आप ऐसे सोच सकते हो. देखो कैसे, ओवरऑल वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन स्टिल इसको पोलर मॉलिक्यूल हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, राइट. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में, वो ऐसे नहीं है कि हाँ लेट्स से इक्वली दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं. नो, बिकॉज यू नो कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की भूख ही है ये, राइट. जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्पेंड मोर टाइम टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऐसे कुछ होगा, ठीक है. स्लाइटली ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ज़्यादा होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे. इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट. और हाइड्रोजन जो ये एटम्स हैं इनके ऊपर क्या आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये पार्शियल चार्ज है बाय द वे, ठीक है, इट इज़ पार्शियल चार्ज बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, जस्ट थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ वो ज़्यादा है, ठीक है. अब इसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो पोल बन गया ना, ये डाइपोल बन चुका है. यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड. इसीलिए जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल. लेकिन वाटर का ये पोलर नेचर कैसे हेल्प करता है आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने में, लेट्स सी, इसको समझते हैं. देखो यहाँ पे दिस इज द सोडियम क्लोराइड, राइट, दिस इज Na पॉजिटिव, दिस इज Cl नेगेटिव, इनसे मिलकर ये बना हुआ है ना. एंड these are the atoms of the water. यहाँ पे it has slightly negative charge, slightly positive, right. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, slightly positive, slightly negative charge ऐसा होगा. अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे slightly negative charge है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये सोडियम क्या करेगा, एक अट्रैक्शन फील करेगा, जो कि किसकी वजह से हो रही है, इस ऑक्सीजन की वजह से, है ना. सिमिलरली यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. दैट मीन्स ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, है ना. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये था सोडियम क्लोराइड जो कि बना हुआ था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलकर. एक तरफ से सोडियम को खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से क्लोरीन को खींचा जा रहा है. सो ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा इनटू आयंस. सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाएगा. दैट मीन्स अब ये नमक नहीं रह गया, अब ये सॉल्ट नहीं रह गया, अब वहाँ पे जस्ट आयंस प्रेजेंट हैं, सोडियम पॉजिटिव के और Cl नेगेटिव के, ठीक है. अब हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आए कि सर ये तो समझ लग गया कि जो सॉल्ट था वो डिसोशिएट हो गया इनटू आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दैट मीन्स अब वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुका है ना, वो मिक्स हो चुका है, घुल मिल चुका है वाटर में. लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है वो दोबारा से बॉन्डिंग बना ले, बिकॉज जो Na पॉजिटिव के आयंस हैं और जो Cl नेगेटिव के आयंस हैं ये अभी भी वाटर में ही तो हैं. तो क्या ये दोबारा से बॉन्डिंग नहीं बना सकते, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, ये दोबारा से बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे. देखो क्यों, जैसे ही सॉल्ट डिसोशिएट होगा इनटू आयंस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन आयंस को वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंप्लीटली घेर लेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, राइट. सोडियम को वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है एंड आप क्लियरली देख रहे हो इसकी ओरिएंटेशन कैसे है वाटर के मॉलिक्यूल्स की. जैसे दिस इज द पॉजिटिव, है ना, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, राइट, बिकॉज इट हैज़ द नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ऑक्सीजन फेस कर रही है यहाँ पे सोडियम के टुवर्ड्स, यहाँ पे, ठीक है. सिमिलरली अगर आप ये वाली पिक्चर देखोगे क्लोरीन के ऊपर, बिकॉज नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ये कुछ ऐसे है, राइट. जो पॉजिटिव वाला पार्ट था जो हाइड्रोजन है, बिकॉज इट हैज़ द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ना, सो दैट इज फेसिंग द क्लोरीन, ठीक है. अब देखो क्योंकि जो ये आयंस हैं इनको यहाँ पे वाटर ने कंप्लीटली घेर लिया, अब ये कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है. इसीलिए अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाटर है उसमें सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है. देन देयर लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट. सॉलिड स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट करेंगे, दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स, अगर मैं सॉलिड स्टेट में बात करता हूँ, है ना. लेकिन जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड्स को क्या करते हो, हीट करते हो, उनको मेल्ट कर देते हो या फिर उनको वाटर में ऐड करके उनका एक्वस सोल्यूशन बना देते हो, इन दो केसेस में वो बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं. वाई सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे, बिकॉज देखो सॉलिड स्टेट में जो उनके आयंस होते हैं दे आर हेल्ड इन द फिक्स्ड पोजीशंस, है ना, एंड दे कैनॉट मूव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज
जब तक आयंस मूव ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करते हैं या फिर लेट से इनको हम मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, देयर आयन दे गेट फ्री टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स इट। सो नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। लेकिन ये वाला क्विज स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने पिछले क्विज के सारे आंसर्स करेक्ट दिए थे, एंड इट वाज रुचि राज। 5 क्वेश्चंस उसने करेक्ट आंसर किए। सो वेल डन, कीप इट अप, राइट। लेट्स स्टार्ट दिस क्विज। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। जिस भी स्टूडेंट के सारे आंसर्स करेक्ट होंगे उसके कमेंट को मैं फीचर करूंगा मेरी अगली वीडियो में। सो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद द स्टीम। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। Second question, the number of protons in an atom of an element A, they are 19, right? एक एलिमेंट है A, उसके पास 19 प्रोटॉन्स हैं। नाउ अगर वो आयनाइज होके A पॉजिटिव बनाता है तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द ओनली नोन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर कौन सी है, आयोडीन, मर्करी, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। फोर्थ क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस डैश प्लस वाटर। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम वन एसिड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऐसा एसिड है जो काफ़ी डाइल्यूटेड होने के बावजूद भी क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो लेट्स सी इस बार कौन से स्टूडेंट के सारे आंसर्स करेक्ट जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, राइट। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पर बहुत सारा ऑसम कंटेंट प्रेजेंट है और काफ़ी सारा ऑसम कंटेंट अभी आना बाकी भी है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।